देखा बहू ये सब क्या हो गया? अरे बाल कटवाते ही, दाढ़ी मूंछ हटवाते ही देखो कितना नुकसान हो गया। अरे जब मेरे पापा थे तब भी यही हुआ था। मैं अपने परिवार को गरीबी में नहीं देख सकता। मोहन जी को हल्का सा माइनर हार्ट अटैक आता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। अरे भाई, मैं अपने भाई को दुख में नहीं देख सकता। हमने बहू के कहने पर ये सब कर लिया, लेकिन देखो अब हमें कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। पापा जी, दाढ़ी मूंछ और बाल से कुछ नहीं होता। ये सब मेहनत और ईमानदारी से होता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो कंपनी के झूठे एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है। आपको उन्हें कंपनी से निकालना चाहिए। नहीं बहू, तुझे नहीं पता। तू आजकल की बहू है, तू क्या जानती है। पुराने जमाने की बात है। कुछ चीजें पूर्वजों की सही होती हैं और उन्हें निभाना पड़ता है। नेहा बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। अगले दिन नेहा अपने पूरे परिवार के साथ एक पार्टी में जाती है। 150 मर्द एक साथ। लोग उन्हें देखकर फुसफुसाने लगते हैं। अरे पूरे इतने बड़े परिवार में सिर्फ एक बहू है, कैसा परिवार है इनका? हाँ, एकदम राक्षस जैसे लगते हैं, लंबी दाढ़ी मूंछ और बाल वाले। मेरे परिवार के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा मुंह क्यों बंद करा रही हो? कुछ करना है तो अपने परिवार वालों की हरकतें सुधारो। हमारा मुंह बंद करने से कुछ नहीं होगा। नेहा चुप हो जाती है। उसके मन में वो बात गूंजती रहती है। लोगों का काम है बोलना। शायद ये लोग सही कह रहे हैं। अगर मुझे कुछ सुधारना है तो अपने परिवार वालों को ही सुधारना होगा। अगले दिन शाम को घर का आंगन शांत होता है। तभी दरवाजा खुलता है और राघव जल्दी जल्दी अंदर आता है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही होती है। अरे पापा, ताऊजी, चाचा, मयंक आ रहा है लंदन से। आज रात में उसे एयरपोर्ट से लेने जाऊंगा। ये सुनते ही घर का माहौल बदल जाता है। सबके चेहरे पर खुशी की जगह नाराजगी आ जाती है। क्या कहा तूने? मयंक आ रहा है? क्या जरूरत थी उसे इस घर में आने की? अरे ताऊजी, अब तो उस बात को कई साल हो गए। अब तो आप लोग भूल जाओ, ऐसे मत बोलो। आता होगा तो आ जाएगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। सभी लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देती है। रात को राघव एयरपोर्ट पहुंचता है। कुछ देर बाद मयंक बाहर आता है। स्टाइलिश लुक, छोटे बाल, क्लीन शेव, पूरी तरह मॉडर्न अंदाज। अरे राघव भाई। दोनों गले मिलते हैं। राघव उसे लेकर घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही मयंक घर में कदम रखता है, वो खुशी से सबके पास जाता है। नमस्ते चाचू, नमस्ते ताऊजी। लेकिन कोई भी उसकी नमस्ते का जवाब नहीं देता। सब चुपचाप मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं। मयंक थोड़ा असहज हो जाता है। वो धीरे से राघव के पास आता है। यार, मुझे लगता है परिवार वाले अब भी मुझसे नाराज हैं। इस बात को 6 साल हो गए, क्या ये लोग भूल नहीं सकते? अरे यार छोड़ ना, ये लोग तो ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठे रहेंगे। तू इतने सालों बाद आया है, इनके चक्कर में अपना मूड मत खराब कर। चल कुछ खाते पीते हैं। अरे हाँ तुझे तेरी भाभी से मिलवाता हूँ। नेहा अपने कमरे में बैठी होती है। राघव मयंक को लेकर अंदर आता है। नेहा, ये देखो, यह है मेरा भाई, मेरा दोस्त और मेरा लंदन वाला कजन मयंक, महेश चाचू का बेटा। नमस्ते भैया, कैसे हो? हेलो भाभी, कैसी हो आप? और कैसे आप इन 150 लोगों के परिवार में एडजस्ट कर रही हो? आपको तो अब तक कैसे भाग जाने चाहिए था। मेरी बीवी से ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं भैया, जो भी है जैसा भी है, परिवार तो मेरा ही है ना। भैया एक बात बताइए, सब लोग आपसे इतना नाराज क्यों लग रहे हैं? अभी मैं ऊपर से देख रही थी कि आपने सबको नमस्ते की, लेकिन सबका मुंह फूला हुआ था। राघव बीच में बात काट देता है। और ये सब पुरानी बातें हैं, तुम छोड़ो ये सब। कल ऐसा करते हैं, हम तीनों बाहर घूमने चलते हैं। अगले दिन राघव, मयंक और नेहा तीनों मॉल जाते हैं। वहां वो लोग साथ में घूमते हैं, गेम्स खेलते हैं, शॉपिंग करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। भाभी, अब लग रहा है आप इस फैमिली में एडजस्ट हो जाओगी। बस भैया, थोड़ा टाइम लगेगा। तीनों खूब हंसी मजाक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मयंक और परिवार के बीच की दूरी अब भी बनी हुई थी। अगले दिन सुबह घर का आंगन हलचल से भरा होता है। मयंक लंदन से अपने पूरे 150 लोगों के परिवार के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आता है। किसी के लिए कपड़े, किसी के लिए घड़ी, किसी के लिए परफ्यूम। वो एक एक करके सबको गिफ्ट देने लगता है। अरे ये आपके लिए ताऊ जी और ये चाचू आपके लिए। लेकिन कोई भी उसका गिफ्ट लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। सब चुपचाप खड़े रहते हैं। चेहरे पर नाराजगी होती है। हमें तेरे किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। मयंक की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई देने लगती है। नेहा ये सब देख रही होती है। उसे भी बुरा लगता है। कुछ देर बाद मयंक अकेले गार्डन में जाकर बैठ जाता है। वो नीचे देखता हुआ खुद से बड़बड़ा रहा होता है। पता नहीं ये लोग कब तक उस बात को पकड़ कर बैठे रहेंगे। ऐसा भी क्या हो गया कि मुझसे इतनी नफरत हो गई, मेरे गिफ्ट तक एक्सेप्ट नहीं किए। नेहा धीरे धीरे गार्डन में आती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है।
क्या हुआ भैया, अकेले अकेले बात कर रहे हो? आपकी भाभी किस दिन काम आएगी अपने दिल की बात शेयर करने के लिए? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही अकेला बैठा था। भैया ये लोग आपसे बात क्यों नहीं करते और ये सब इतनी लंबी दाढ़ी मूंछ और बाल क्यों रखते हैं? मैंने राघव से भी कई बार पूछा लेकिन उसने कभी कुछ नहीं बताया, और आपके खुद के पापा भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है इस घर में? मयंक कुछ देर चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेता है। भाभी ये बात बहुत पुरानी है, अब क्या ही बताऊं। प्लीज भैया मुझे बताइए, मैं इस घर के हर इंसान को नॉर्मल करना चाहती हूँ, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। कई साल पहले एक छोटा सा घर होता है जहाँ 20 भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। कुल मिलाकर लगभग 150 लोग और ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे। इतने बड़े परिवार के खर्च उठाने के लिए उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ जाती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेना पड़ता है। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ता है और वो एक छोटे से किराए के घर में रहने लगते हैं। घर में खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। पड़ोसियों से मांग कर खाना, बच्चों की रोती हुई आवाज से पूरा परिवार टूटने की कगार पर आ जाता है। एक दिन दादाजी एक पंडित के पास जाते हैं। अरे पंडित जी, ऐसा करें कि हमारे घर के हालात सुधर जाएं। काम तो ढूंढते रहो और साथ ही अपनी दाढ़ी मूंछ और बाल हमेशा बढ़ाकर रखना, ये मर्दों की शान होती है, इससे घर में तरक्की आएगी। दादाजी इस बात को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं और घर के सभी मर्द लंबी दाढ़ी मूंछ और बाल बढ़ाना शुरू कर देते हैं। साथ ही सभी लोग मिलकर मेहनत करते हैं। कोई नौकरी ढूंढता है, कोई छोटा बिजनेस शुरू करता है। धीरे धीरे काम में तरक्की आने लगती है, पैसे आने लगते हैं। 20 के 20 भाइयों को अलग अलग काम मिल जाता है। वो फिर से जमीन खरीद लेते हैं और एक महल जैसी कोठी बना लेते हैं। लेकिन उनकी दाढ़ी मूंछ और बाल अब बहुत ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं। अब तो ये दाढ़ी मूंछ और बाल कटवा दो, घर में सब ठीक चल रहा है। अरे नहीं नहीं, ये नहीं कटेंगे। अरे बाबा जी ने कहा था इन्हें हमेशा बढ़ा कर रखना, इसी वजह से हमारे घर में तरक्की आई है। औरतें समझाने की कोशिश करती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, लोग हमारे बारे में कैसी बातें करते हैं, कहते हैं आदमी है या औरत, पता ही नहीं चलता। हमें नहीं कटवाने अपने बाल, इस घर में रहना है तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो। धीरे धीरे कुछ औरतों के मायके वाले उन्हें वापस ले जाते हैं। अरे भाई, हम अपनी बेटियों को ऐसे लोगों के साथ नहीं छोड़ सकते। और कुछ औरतें खुद फैसला लेकर चली जाती हैं। जिस दिन तुम ये दाढ़ी मूंछ और बाल काटोगे उसी दिन हम वापस आएंगे, वरना हमारी शक्ल भी नहीं देख पाओगे। और एक एक करके घर की सारी औरतें चली जाती हैं और घर में सिर्फ मर्द ही मर्द बच जाते हैं। लेकिन मर्द अब भी जिद पर अड़े रहते हैं। इन औरतों को क्या पता हमने कैसी गरीबी देखी है। अरे हमने भीख मांग कर खाना खाया है। अब हम ये दाढ़ी मूंछ और बाल नहीं कटवाएंगे, क्योंकि हमारी यही शान है और इसी की वजह से हमारा घर चल रहा है। बस भाभी, तब से लेकर आज तक कोई भी इस परंपरा के खिलाफ नहीं गया। गार्डन में बैठी नेहा और मयंक की बात अभी खत्म ही हुई होती है। नेहा के चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक मजबूत फैसला दिख रहा होता है। भैया, अभी कुछ टाइम पहले भी कंपनी में लॉस हुआ था और पता है उस टाइम मैंने सभी 150 लोगों की दाढ़ी मूंछ कटवा दी थी और उसी टाइम पापा जी को हार्ट अटैक आ गया था। वो बार बार यही कह रहे थे, मैं वो पुराने दिन फिर से नहीं देख सकता। हाँ भाभी, वही डर है उनके अंदर। उन्हें लगता है कि अगर ये सब बदला तो कंपनी डूब जाएगी और हम फिर से भीख मांगने की हालत में आ जाएंगे। पर भैया, ये तो अंधविश्वास है ना, और इसे खत्म करना ही पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाभी? हमें इस घर की सारी औरतों को वापस लाना होगा। जब तक वो वापस नहीं आएंगी कुछ भी नहीं बदलने वाला। मयंक थोड़ा सोचता है, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। भाभी, मेरे पास एक आइडिया है। नेहा और मयंक घर के अंदर आते हैं। सभी मर्द बैठे होते हैं। मेरे लंदन से कुछ इंपॉर्टेंट दोस्त आ रहे हैं और मैंने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है। सभी मर्द ध्यान से सुनने लगते हैं। लेकिन उसके लिए हमें घर की औरतों को भी बुलाना पड़ेगा। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। क्या घर की औरतों को भी बुलाना पड़ेगा? हाँ ताऊ जी, ये पार्टी बहुत ग्रैंड होगी और लंदन वाले लोगों को हम ये तो नहीं दिखा सकते ना कि हम अलग अलग रहते हैं, औरतें अलग मर्द अलग, इसीलिए सबको साथ आना होगा। और मुझे भी अपने घर की औरतों से मिलना है, अपनी सास, अपनी ताई जी से। सभी मर्द एक दूसरे को देखने लगते हैं, कुछ सोच में पड़ जाते हैं। अगले दिन नेहा एक एक करके सभी औरतों के घर जाती है। नहीं बेटा, उनकी आदत कभी नहीं सुधरने वाली, चाहे तो कितनी भी कोशिश कर ले। प्लीज मम्मी जी, मुझे आप सबका साथ चाहिए। जब हम सब एक साथ आएंगे तभी उनकी सोच बदलेगी। नेहा हर घर जाती है, सबको समझाती है, उनका दर्द सुनती है और आखिरकार सभी औरतें मान जाती हैं। घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। लाइट्स, म्यूजिक, शानदार खाना, मेहमानों की भीड़। मयंक के लंदन वाले दोस्त भी आ चुके होते हैं और फिर एक एक करके घर की सभी औरतें वापस आती हैं। पूरा माहौल बदल जाता है।
हर जगह पति पत्नी साथ दिख रहे होते हैं। कोई अपनी बीवी को खाना खिला रहा है, कोई उसके साथ डांस कर रहा है, कोई उसकी टाई ठीक कर रही है। लेकिन वो 150 मर्द अपनी लंबी दाढ़ी, मूंछ और बालों के साथ अकेले खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन होता है। काश हमारी पत्नी भी आज हमारे साथ होती, हम भी उन्हें ऐसे ही खाना खिलाते। अरे 20 साल हो गए हमारी बीवी हमसे दूर है, आज उनकी बहुत याद आ रही है। सभी मर्द अपने अपने ख्यालों में खो जाते हैं। हर किसी को अपनी पत्नी की कमी महसूस होती है। उधर कुछ लंदन वाले गेस्ट फुसफुसाने लगते हैं। अरे भाई ये कैसे लोग हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी मूंछ अजीब लग रहे हैं। ये सुनकर कमला आगे बढ़ती है। हमारे परिवार के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर घर के सभी मर्द चौंक जाते हैं और उनके चेहरे पर पहली बार खुशी और गर्व दिखाई देता है। इतने सालों बाद किसी ने उनके लिए आवाज उठाई। पार्टी खत्म हो चुकी होती है, म्यूजिक बंद, लाइट्स हल्की, पूरा परिवार एक जगह बैठा होता है। इतने सालों बाद पहली बार मर्द और औरतें एक साथ बैठे होते हैं। तभी घर की सारी औरतें धीरे धीरे उठती हैं, अपने अपने बैग उठा लेती हैं। वो फिर से जाने के लिए तैयार है। सुनीता, कहाँ जा रही हो तुम? 20 साल हो गए, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? मैं कैसे माफ करूं आपको? कभी आपने अपनी आदत सुधारी है? आज मुझे बहुत बुरा लगा जब सब अपनी पत्नियों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और तुमने मेरे साथ एक भी फोटो नहीं खिंचवाई, बल्कि मुझसे दूर चली गई। क्यों खिंचवाऊं मैं आपके साथ फोटो? देखा ना आपने बाकी लोग कैसे लग रहे थे, इंसानों की तरह, और आप लोग आदिवासियों जैसे। धीरे धीरे सबके अंदर दबे हुए जज्बात बाहर आने लगते हैं। एक एक करके सारे मर्द अपनी पत्नियों से बात करने लगते हैं। कोई रो रहा है, कोई माफी मांग रहा है। ठीक है, अगर आप सब हमें इस घर में वापस देखना चाहते हो तो आपको ये अपनी दाढ़ी मूंछ कटवानी पड़ेगी। सारे मर्द एक दूसरे को देखते, फिर सबकी नजर मोहन जी पर जाती है। कमला, क्या तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आती? आपको मेरी नहीं आती होगी, लेकिन मुझे तो आपकी हर वक्त याद आती है। अगर आप मेरे लिए अपनी दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवा सकते तो क्या फायदा मेरा इस घर में रहने का? मोहन जी कुछ पल चुप रहते हैं, फिर गहरी सांस लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा यही मानना है कि दाढ़ी, मूंछ और बाल कटवाने से कुछ नुकसान नहीं होता तो हम तैयार हैं, लेकिन तुम सभी औरतों को इस घर में वापस रहना पड़ेगा। ठीक है, हम वापस रहेंगे। अब हमारी पत्नियां हमारे साथ रहेंगी। हाँ पापा जी, ऐसा कुछ नहीं होता। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि गरीबी के दिन कभी वापस नहीं आएंगे। कुछ ही दिनों में घर के सभी मर्द अपनी दाढ़ी, मूंछ और बाल कटवा लेते हैं और सारी औरतें फिर से घर में रहने लगती हैं। पूरा घर फिर से एक खुशहाल परिवार बन जाता है। लेकिन राघव की दाढ़ी, मूंछ अभी भी लंबी होती है। राघव, क्या तुम्हें कुछ नहीं बताना घर वालों को? अरे हाँ, मुझे भी एक सच बताना है। सभी लोग राघव की तरफ देखने लगते हैं। अचानक राघव अपनी दाढ़ी, मूंछ उतार देता है। ये क्या? अरे ये दाढ़ी मूंछ नकली है। मैं आज तक ये सिर्फ आप लोगों के लिए लगाता रहा। मुझे ना लंबे बाल पसंद है, न दाढ़ी मूंछ। मुझे तो हमेशा क्लीन शेव रहना अच्छा लगता है और नेहा को भी मैं तभी अच्छा लगता हूँ।